इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th स्पर्श भाग 2 अध्याय 16, जिसमें हम पढ़ेंगे अरविंद कलेकर। वो लिखते हैं पतझड़ में टूटी पत्तियां। उसमें भी दो टॉपिक हैं इनके, जिसमें गिन्नी का सोना और झेन की देन। तो सबसे पहले रविंद्र कलेकर जी के बारे में जान लेते हैं। 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र कलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। गोवा को मुक्त कराना चाहते थे, हिंदुस्तान में मिलाना चाहते थे। उसी आंदोलन में ये भी मिल गए थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात कलेकर ने अपने लेखन में जन जीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और विभक्तियों विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया, देश के सामने इसको प्रस्तुत किया। इसकी अनुभव जन्य टिप्पणियों में अपने चिंतकों की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा करती है। अब देखो, जो टिप्पणी वो देते थे उन मानव मौलिक आधार पे देखो तो इंसान के मन तक जाने के वो काम करते थे। कोंकण और मराठी के शीर्षार्थ, अब देखो ये कोंकण और मराठी दोनों जानते थे, लेकिन हिंदी भी पता था इनको, गुजराती भी पता था। देखो यहाँ पर नीचे मालूम चलेगा। शीर्षक लेखक और पत्रकार रविंद्र कलेकर के कोंकण में 25 किताबें थी। कोंकण में 25 किताबें, मतलब गोवा में चलने वाला यही भाषा था। तो कोंकण में 25 किताबें थी, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तक प्रकाशित हुए थे। कलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया गया था। तो इनके पुस्तकों में देखो, गोवा कला एकेडमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित कलेकर की प्रमुख कृतियां हैं, जिसको मैं बताता हूँ। जो कोंकण भाषा में छपे थे उसमें से नाम है उजावा ढाचे सुर, सुमिधा सांगली ओथाम्बे। मराठी में है कोकणीचे राजकरण, जापान जैसा दिख रहा है। और हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियां, जो हम अभी पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ में अब शुरुआत करते हैं, पाठ प्रवेश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण है। कविता मतलब थोड़े से में बहुत कुछ कह देना। जब कभी यह गुण किसी गद्य रचना में भी दिखाई देता है, तब उसे पढ़ने वाले को यह मुहावरे याद नहीं रखना पड़ता है। सारा सारा को गही रहे, मतलब सारा को गही रहे, थोड़ा देह उड़ाए। सबकी बात अलग है, थोड़ा देह उड़ाए। सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना ज़्यादा कठिन काम है, फिर भी यह काम होता रहा है, सब लोग करते हैं। सुक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियां उसी लेखन के प्रमाण है कि भैया होता है, क्योंकि सब कोई कविता में ही लिखा गया है। यही काम कोंकणी में रविंद्र कलेकर ने किया। कोंकणी भाषा में रविंद्र कलेकर ने भी यही काम किया था, कुछ शब्दों में पूरा वाक्य लिख देना। प्रस्तुता पाठ के प्रसंग पढ़ने वाले से थोड़ा कहा बहुत समझना की मांग करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो शुरुआत में किताब पढ़ते हैं, थोड़ा कहा बहुत समझना पड़ता है, बहुत समझने की मांग करते हैं। ये प्रसंग महज पढ़ने गुनने की नहीं, एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा भी देता है। ये पाठ जब पढ़ोगे तो आपको एक केवल आपको पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाएगा, आपको जागरूक नागरिक भी बनाएगा, सक्रिय नागरिक भी आपको बनाएगा। इसलिए हर चीज़ को नए ढंग से पढ़ो। परीक्षा के लिए, स्कूल के नहीं, अगले ढंग के लिए पढ़ो। पहला प्रसंग था गिन्नी का सोना। दोनों में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं, बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगह को जीने और रहने योग्य
बनाए करते हैं, जो इस जगह को जीने और रहने लायक बना कर रखते हैं। दूसरा प्रसंग है झेनी की देन, बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाई जाती है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी इतने व्यस्त दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं, मतलब कुछ चैन भरे पल उनको मिल जाता है जीने के लिए। तो शुरुआत करते हैं पतझड़ में टूटी पत्तियां। तो सबसे पहला है गिन्नी का सोना। तो चलिए गिन्नी का सोना शुरुआत करते हैं। शुद्ध सोना अलग है, शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है, जिसमें तांबा मिलाया हुआ रहता है। इसीलिए 20 कैरेट, 24 कैरेट, 22 कैरेट का सोना होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं। फिर भी तो वह है गिन्नी का ही सोना, फिर भी तो गिन्नी का ही सोना है ना। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने का जैसा होता है। अगर किसी का व्यक्तित्व आदर्श हो, मतलब एकदम पूजनीय हो, तो वह भी सोने से कम नहीं होता है। चंद लोग उनमें व्यवहारिक था, थोड़ा सा तांबा मिला देते थे, थोड़ा सा तांबा उसमें मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं। क्या करते हैं? चलाकर दिखाते हैं। तब हम लोग उन्हें क्या करते हैं? फ्रैक्टल आइडेंटिटी कहकर उनका व्याख्यान करते हैं। प्रैक्टिकल आइडेंटिटी उसको बोलते हैं। क्या? प्रैक्टिकल आइडेंटिटी। चलिए आगे जानते हैं। पर बात न भूले कि व्याख्यान आदर्श का नहीं होता। बात ये मत भूलो कि व्याख्यान जो भी हम बोलेंगे वो आदर्श का नहीं होता, भलाई का नहीं होता, बल्कि व्यवहारिक का होता है। अब देखो, आदर्श लोग अलग हो जाते हैं। जो व्यवहारिक तरह से दुनिया में रहता है ना, उसी को लोग ज़्यादा याद रखते हैं। और लेकिन ज़्यादा लोग नहीं याद रखते। जो आदर्श पे पक्का है, अपने व्यक्तित्व पे पक्का है, वो दुनिया जीतेगा। लेकिन जो व्यवहारिक तौर से चल रहे हैं उसको भी दुनिया मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिलता है। जो आदर्शवादी होते हैं उनसे कम मिलता है। और जब व्यवहारिकता का व्याख्यान होने लगता है, तब प्रैक्टिकल आइडेंटिलिटो के जीवन से, ये किसी का नाम है शायद, प्रैक्टिकल आइडेंटिलिटो के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। और देखो, इनकी व्यवहारिक सूझबूझ आदर्श धीरे धीरे इनका कम हो जाता है, लेकिन इनका व्यवहार जो है, देखो आदर्श और व्यवहार दोनों को लेकर चलना चाहिए। आदर्श हमें वो मंजिल दिखाएगा और व्यवहार हमें उस मंजिल को कायम रखने के लिए काम करता है। सोना पीछे रखकर तांबा ही आगे आता है। सोना पीछे रख देता है और तांबे आगे आ जाते हैं। अगर गहना देखोगे ध्यान से तो ऐसा ही लगेगा। चंद लोग कहते हैं कि गांधी जी प्रैक्टिकल आइडेंटिटी थे। क्या थे? प्रैक्टिकल आइडेंटिटी, मतलब व्यवहारिकता को पहचानते थे। वो व्यवहार को पहचान लेते थे, उसकी कीमत जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके। इसीलिए उनका व्यक्तित्व सब किसी पर चल सका, उनका विचार हर किसी पर पड़ा। वरना हवा में ही उड़ते रहो तो देश उनके पीछे ना जाता। अगर हवा में उड़ते ही रहते तो उनके पीछे देश कभी नहीं जाता। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्श को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्श के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा नहीं, बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ा देते थे। देखो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि तांबे में सोना मिलाकर मैं उसकी कीमत बढ़ा देते थे, इसलिए सोना ही हमेशा आगे आता रहता था। देखो, इतने बड़े हम लोग का भूखंड सब गुलाम था, लेकिन लोगों के मन में सुनहरी भाव जगा दिए, सोना तांबा मिला दिए, देश आजाद हो गया अपना। व्यवहारवादी लोग हमेशा सज्जन रहते हैं, हमेशा एकदम शांत रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। वे जीवन में
सफल होते हैं, अन्य से आगे भी जाते हैं, पर क्या वे जो भी हैं ऊपर चढ़ते हैं, सबसे अलग रहते हैं, तो क्या वो ऊपर चढ़ते हैं? खुद ऊपर चढ़ते और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर चढ़ाते हैं। इसका जवाब है खुद चढ़ते और दूसरों को भी चढ़ाते हैं। यही महत्व की बात है, यही काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। खुद चढ़ो और साथ में बाकियों को लेकर आओ। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो आदर्शवादी लोग का ही दिया हुआ है, जो समाज में अभी भी शाश्वत मतलब अभी भी सबके सामने दिखता है। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया ही है, और जितने भी व्यवहारवादी लोग हैं वो समाज को गिराए ही हैं, समाज को लूटे ही हैं। लेकिन जो आदर्शवादी होते हुए भी व्यवहारवादी को सामने लेकर चले तो वही महंत बनता है, वही महाराजा बनता है, वही महात्मा बनता है। महाराजा तो नहीं, लेकिन महात्मा साधु संत जरूर बन जाता है, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा थे। अब अगला भाग पढ़ेंगे, झन की देन। क्या चीज का देन? झन की देन। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारी अधिक होती है? तो उधर से जवाब आया मानसिक। उन्होंने जवाब दिया, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं, मतलब मानसिक रूप से बीमार हैं। इसकी क्या वजह है? कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब हम अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। 1 महीने में पूरा होने वाला काम हम 1 दिन में पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेजी रहती है, जैसे स्पीड का इंजन लगाने के बाद 1000 गुना अधिक हो जाता है, वैसे ही हमारे दिमाग वैसे ही दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और हम लोग टूटकर घर में हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गया है। शाम को वह मुझे एक वहाँ पर टी सेरेमनी होता था, चाय का कंपटीशन, मतलब एक समारोह लगता था, तो टी सेरेमनी में ले गया। चाय पीने की यह एक विधि है, जापानी में उसे चानुयू कहते हैं। चानुयू समझ में आया? नहीं आया, लेकिन उसको जापानी में हम लोग चाय का सेरेमनी बोल रहे हैं ना, वहाँ पे टी का सेरेमनी, लेकिन वहाँ पर बोलते थे चानुयू। तो इसको इंग्लिश जल्दी बोले चानुयू, तो ऐसे चलता था। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर उस समय 6 मंजिली इमारत जिसके छत पर दफ्ती की दीवारों वाली ततामी मतलब चटाई लगी, चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पूर्ण कुटी थी। वहाँ पे एक बढ़िया सा कुटी था जिसमें हम लोग बैठ सकते थे। कुछ चटाई था, ऊपर से छोटा सा बैठने वाला था। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी में धोए, तौलियों से पोंछे और अंदर आए। अंदर चाजीन बैठा था। कौन था? चाजीन। कौन था ये नहीं पता, आगे बताते हैं। हमें देखकर वे खड़ा हुए, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। जो वहाँ पे रहने वाले थे, चाय बेचने वाले, उनका नाम चाजीन था। वह मुझे कमर झुकाकर प्रणाम करने लगे। मतलब जापान के लोग ऐसे ही कमर झुकाकर सलाम करते हैं। दोजो, आइए तशरीफ रखिए। दोजो का मतलब होता है आइए तशरीफ रखिए। कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई। अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया और तौलियों से बर्तन साफ किया। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की जा रही थी, इतनी शांति से की जा रही थी, इतने संभाल कर की जा रही थी कि उसकी हर भंगिमा से लगता था कि मानो
जय जयवंती के सुर आने लगते थे। इतने बारीकी से उसको साफ किए जाते थे कि जय जयवंती की गूंज आ रही थी उसमें से। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का डभकना भी, खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। इतना ज़्यादा माहौल शांत हुआ करता था वहाँ का। ये देखो किस तरह चाय हमें दिया जा रहा है 2 कप में। चलिए आगे पढ़ते हैं। चाय तैयार हो गई। उसने वह प्यालों से भरी चाय हमारे तरफ दिया। फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहाँ हम 3 मित्र थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है। सब लोग शांत रहते हैं, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। 3 से ज़्यादा लोग वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी, केवल 2 घूंट चाय, बस, ज़्यादा नहीं। हम ओठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहते थे, एक एक बूंद। करीब 1.5 घंटे तक सुस्कियाँ का यह सिलसिला चलता रहा। 2 घूंट चाय ही 1.5 घंटे तक पीते रह गए हम लोग। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही थी। थोड़ी देर में बिल्कुल मंद भी हो गई थी। मुझे लगा मानो अनंत काल में जी रहा हूँ, मतलब पुराने काल में मैं जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा, एकदम सन्नाटा, पूरा शांत। अक्सर हम यह तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं। ऐसे देखोगे तो हम बीते हुए कल की खट्टी मीठी यादों में ही लगे रहते हैं, या भविष्य के रंगीन सपने देखने में लगे रहते हैं। बस वही में ख़त्म हो जाता है। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में रहते हैं। वर्तमान में तो हम रहते ही नहीं है। असल में दोनों काल मिथ्या है, मतलब वो सब सपना ही है, गलत है, कल्पना है, केवल सोचने की बात। एक चला गया है, दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है, वर्तमान दिख रहा है, वही सत्य है। उसी में जीना चाहिए, बस उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गया। भूत और भविष्य खत्म, केवल वर्तमान क्षण सामने था, और वह अनंत काल जितना विस्तार था। वह बहुत बड़े, जिसका कोई अंत ना हो, उतना बड़ा था हमारा वर्तमान। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ था, पहले नहीं मालूम था। जैन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापान वासियों को। ये चाय पियो, बस एकदम मनमोहक सी सुगंध से जीवन को उतालिक कर दो। प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में देना है। देखो दोनों का इसका प्रश्न अलग अलग दिया गया है। एक का शुद्ध सोने और गिन्नी का सोना अलग क्यों होता है। 2 नंबर, लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगाने की बात क्यों कही है। दोनों अलग अलग हो गया। और देख लो, ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में देना है। इनका भी अलग अलग बांटा गया है कि किस से, कौन से श्रेणी से ये सवाल पूछा गया है। और ख नंबर में भी वही है, 1 नंबर से इतना सवाल पूछा गया है, इतना का जवाब देना है। फिर 2 नंबर का 2 सवाल है, तो 2 सवाल का जवाब दे देना है, बस हो गया। तो इसमें घबराना नहीं है, बस पढ़कर दिमाग में बैठाकर ही काम कर लेना है आगे का, क्योंकि यही एक तो नियम है ज़िंदगी को जीने का। बाकी तो टेंशन की बात हो जाती है, चिंता की बात हो जाती है। बाकी सब आप चाहो तो ये शब्द भाषा अध्ययन में ये 2-3 कर सकते हैं, लेकिन इसमें जोड़ना है माता पिता। क्या करना है, लाभ हानि का विग्रह इस प्रकार होगा, लाभ और हानि। छोड़ो इसको, नीचे शब्दार्थ है, बस इसको आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि बाकी सब तो क्वेश्चन में नहीं पूछे जाते हैं परीक्षा में, लेकिन ये जरूर पूछ दिए जाते हैं। अर्थ क्या होता है इसका, अर्थ याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो छोड़ देना। छोड़ दोगे देखो नंबर कट जाएगा तो मुंह फुला लोगे फेल होने के बाद। छोड़ो उसको, फेल होने का सोच लिए तो तुमको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता है, और पास होने के सोच लिए तो दुनिया के ब्रह्मांड का कोई शक्ति तुम्हें पास करने से भी रोक नहीं सकता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, सही सोचो, और जीवन में कूद पड़ो यार काम करने के लिए।
चलिए फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। हबीब तनवीर जो कारतूस पढ़ाते हैं, उसमें एकांकी है, वो एक तरह से कहानी कथा है, कथा नहीं नाटक जैसा है, तो नाटक पढ़ने का मिलेगा। चलिए, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।